हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, भारत सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के ऊपर गजट जारी कर दिया गया है। उसके अंदर आपने देखा भी होगा क्या कुछ चीज़ें हैं। मैं फिर से आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, इसकी सच्चाई बताना चाहूँगा कि यूपीएस के अंदर आपको क्या क्या जो है बेनिफिट सरकार यहाँ पे देने वाली है, और सिर्फ एक बार मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, यूपीएस या एनपीएस, अगर आपने एक बार यूपीएस सुन लिया तो फिर आप जो है चाहकर भी दोबारा एनपीएस में नहीं आ सकते हो। तो ये सब कुछ चीज़ें सोच समझ के आपको यूपीएस सुनना है या एनपीएस सुनना है। ये सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए कि हम एनपीएस में ही रहे या फिर यूपीएस में चले जाए। तो मैं खुद अपना यहाँ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जितना भी इन दोनों यूपीएस एनपीएस के बारे में जान पाया हूँ, इनमें से मैं खुद कौन सी यहाँ पे चुनने वाला हूँ और क्यों, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और 1 अप्रैल 2025 से आपको ये लागू होने वाला है यूपीएस। तो आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा कि मैं एनपीएस में रहना चाह रहा हूँ या फिर मैं यूपीएस लेना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यूपीएस में रिटायरमेंट पर आपको कितना एकमुश्त पैसा मिलेगा। जैसे एनपीएस के अंदर तो ऐसा था कि जितना भी कॉर्प्स आपका इकट्ठा होगा, वहां पे जितना पैसा इकट्ठा होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी, उसका 60% आपको तुरंत यहाँ पे मिल जाएगा। 40% पैसा मार्केट में लगेगा, वहां से जो भी रिटर्न मिलेगा उसकी पेंशन आपको दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे यूपीएस के अंदर रिटायरमेंट पे पैसा आपको कितना मिल रहा है, उसकी रिगार्डिंग भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और कर्मचारियों के लिए यूपीएस और एनपीएस में से कौन सी बेहतर है। हालांकि ओपीएस जो है इसकी डिमांड यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि ना तो यूपीएस काम की है ना एनपीएस। गवर्नमेंट कर्मचारियों को ओपीएस की यहाँ पे डिमांड करनी चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम की, जो कि काफी पुरजोर तरीके से कर भी रहे हैं। लेकिन सरकार ने ओपीएस और एनपीएस दोनों के बीच का जो है रास्ता निकाल के यूपीएस पेंशन लागू करने की बात की है, और इसका गजट भी जारी कर दिया गया है। तो अपन दोनों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, और इसका चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले। टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ऑलरेडी 10,000 भाई लोग जुड़े हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, आप में से जो साथी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो तो उसकी तैयारी के लिए आपको पीआईक्यू और प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक, जितना पढ़ोगे सिलेबस उतना ही कम है। लेकिन आपको जो पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट से पता लगेगा कि आपका जो कोर्स ऑफ पोर्शन वीक है, उस पोर्शन में आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीआईक्यू के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट के लिए इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस बुक में क्या खास बात है, लेकिन इनको आप फॉलो कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए इस बुक में खास बात है कि 25 सेट में इसमें आपका सारा कुछ सिलेबस कवर किया गया है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग। और देखिए इसके अंदर आपको एक जो स्क्रेच कार्ड भी दिया जाएगा, इसको स्क्रेच करके जो कूपन कोड आएगा उसका यूज करके आप 100 यहाँ पे फ्री ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं, मॉक टेस्ट। तो ये बुक आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाली है। इसमें आपके एग्जाम पैटर्न के आधार पर पेपर को तैयार किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको जो है हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और हर क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन और तैयार यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। अब देखिए दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया था, सर परिणाम 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस और यूपीएस में कौन सा चुने, किसमें रेल कर्मचारियों को ज्यादा लाभदायक रहेगा, सर एक स्पेशल वीडियो बनाए, धन्यवाद। ऐसे कई सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रखे थे। तो आप ही लोगों की डिमांड पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपनी तरफ से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि कौन सी पेंशन आपके लिए यहाँ पे ठीक रहने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों, थोड़ा सा अपन यूपीएस एनपीएस और ओपीएस में मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस इनके अंदर रहने वाला है। एलिजिबिलिटी को लेकर देखें तो यूपीएस के अंदर गवर्नमेंट कर्मचारी भाग लेंगे ओनली। एनपीएस में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए लागू था। और ओपीएस जो है रिटायर गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए लागू था। पेंशन इसमें जो है 50% आपका रहेगा। लास्ट के जो 12 महीने के रहेंगे उसकी एवरेज पेमेंट जो निकलेगी उसके 50% का आपका यहाँ पे रहने वाला है। और 25 साल की मिनिमम सर्विस आपकी रहनी चाहिए। इसमें मार्केट के रिटर्न पे, जैसा मैंने आपको बताया, 60% पैसा आपको एकमुश्त मिलेगा। 40% पैसा जो मार्केट में लगेगा उसका रिटर्न कम ज्यादा रहेगा, उसके हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी। और इसमें जो है 50% आपकी जो लास्ट की महीने की, जब आप रिटायरमेंट होते हो, उस लास्ट महीने की जो सैलरी थी उसका 50% विद डीए डीआर आपको जो है यहाँ पे पेंशन के रूप में दिया जाता था। एक चीज आपकी क्लियर हो गई। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें, देखिए 10% बेसिक प्लस डीए का, यानी बेसिक और डीए का 10% यहाँ पे आपको देना था। यहाँ भी बेसिक और डीए का 10%, जबकि यहाँ पे आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। यहाँ पे 0 कंट्रीब्यूशन था कर्मचारी का। ये बहुत बड़ी बात। ओपीएस तो एक तरीके से कह सकते हैं कर्मचारी के लिए बहुत ही बड़ी चीज थी एक तरीके से, जिसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। और अब इनमें जो है यहाँ पे लड़ाई चल रही है कि यूपीएस और एनपीएस के अंदर गवर्नमेंट का जो है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सेम रहने वाला है दोनों के अंदर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे सरकार का जो है कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है, देखिए इसमें 18.5% सरकार का रहने वाला है। यहाँ पे 14% था एनपीएस में। और यहाँ पे जो भी जितना भी कॉस्ट था वो सब कुछ सरकार का था, एम्प्लॉय का कुछ भी नहीं था। और इसमें भी 18.5 में जैसा कहा गया है कि 10% सरकार इसमें ऐड करेगी। जो पर्सनल 2 कॉर्प्स बनाएगी यहाँ के अंदर, जो एक कर्मचारी का खुद का पर्सनल रहेगा, जिसके अंदर सरकार 10 देगी, कर्मचारी 10 देगा, 20 यहाँ होगा। और जो ऊपर का 8.5% है, इसको सरकार अपने दूसरा कॉर्प्स रखेगी। और इस कॉर्प्स को जो है सरकार खुद निवेश कर सकती है, जबकि कर्मचारी का जो पर्सनल कॉर्प्स है उसको खुद जो है निवेश
बेस कहीं भी कर सकता है। और मिनिमम सर्विस इसमें देखिए कितनी थी, इसमें 10 साल की मिनिमम सर्विस है। 10 साल की अगर किसी की मिनिमम सर्विस है तो उसको 10,000 जो है मिनिमम पेंशन यहाँ मिल जाएगी, अगर वो सारे कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो। इसमें नो मिनिमम सर्विस का रिक्वायर्ड नहीं थी, इसमें 10 साल की जो है मिनिमम सर्विस थी आपके ओपीएस के अंदर भी। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देख लिया कि मिनिमम पेंशन जो है आपकी किस हिसाब से बनेगी, 10,000 रुपये यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे कोई भी डिफाइंड अमाउंट नहीं था, और यहाँ पे एम्प्लॉयड जो है वाया डीए। और यहाँ पे फैमिली पेंशन 60% रहेगी, यहाँ डिपेंड रहेगा आपकी कॉर्प्स और एंट्री के ऊपर। यहाँ पे जो है कंटिन्यूड पेंशन बेनिफिट्स टू फैमिली को जो कंटिन्यूड बेनिफिट है वो आपको मिलेंगे। और ये इंप्लीमेंटेशन जो इसका कब हुआ था, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू आपकी होने वाली है। ये जो है 2004 के बाद वालों के लिए, और ये 2004 से पहले वालों के लिए। तो यहाँ से आपको मोटा मोटा समझ में आ गया तीनों के अंदर जो है क्या डिफरेंस रहने वाला। अब मैं यूपीएस के गजट के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ से काफी सारी चीजें आपकी और क्लियर होने वाली है। अब देखिए दोस्तों स्क्रीन पे जो गवर्नमेंट का जो है गजट है यूपीएस को लेकर वो आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर कई सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। 24 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। इसमें मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताता हूँ। 10% आपका जो भी कट रहा है वो कटेगा, 18.5 सरकार का यहाँ पे रहेगा। इसमें ऐसा है दोस्तों, 25 साल की अगर आप सर्विस कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो है न्यूनतम जो पेंशन बनेगी आपकी वो बनेगी, आपका अंतिम 12 महीनों का जो वेतन रहेगा उसका एवरेज निकाला जाएगा, उसके ऊपर डीए डीआर लगा के वो पेंशन आपको यहाँ पे दी जाएगी। अगर आपकी मिनिमम 10 साल की सर्विस है, नहीं 10 साल से कम आप करते हो तो आपको जो यहाँ पे कम पेंशन मिलेगी। और मिनिमम आपकी जो है 10 साल की सर्विस हो जाती है उसके बाद में आपको मिनिमम जो पेंशन है 10,000 रुपये मिलेगी। और बाकी 10 से 15 है, किसी की 20 है, 25 है, तो वो जो है आपको अनुपातिक रूप से बढ़ती रहेगी, जो कि उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। 5 चीजें इन्होंने यहाँ पे दी है। अगर 5 चीजों का आप फुलफिल करते हो तभी आपकी जो है पेंशन यहाँ पे पूरी मिल पाएगी। ये 5 चीजें, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तो ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अगर ये सभी चीजें आप फॉलो करते हो तब जाके आपकी पेंशन बनेगी। अगर किसी ने यहाँ पे मान लो निकासी कर ली तो फिर उसकी जो पेंशन बनेगी वो यहाँ पे कम बनने वाली है, उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है। सब की सब चीजें आपको यहाँ पे क्लियर की गई है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना दिया था। अगर ये सब चीजें आपको समझनी है कि कैसे जो है 15 साल की सर्विस पे कितना पेंशन मिलेगा, 20 साल की सर्विस पे कितना पेंशन मिलेगा, तो आज के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक मुश्त अमाउंट की बात कर लेता हूँ कि एक मुश्त आपको अमाउंट कितना यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, एक मुश्त अमाउंट की बात यहाँ पे की गई है, जो कि लमसम अमाउंट की बात की गई है। इसमें मान लो कोई भाई जो है आज रिटायर होता है, उसकी जो यहाँ पे 45,000 रुपये इन्होंने फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया है। किसी भाई की जो है यहाँ पे 45,000 रुपये सैलरी है, अभी वर्तमान में कोई रिटायर हो रहा है, उसकी अभी 45,000 है। 53% डीए के हिसाब से ये महंगाई बता हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो बेसिक और डीए जो है 68,850 हो गया। अब ये एक महीने की उसकी सैलरी आ गई लास्ट के महीने की, इसका जो है 10% निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 1/10 किया, उसका 10% निकालेंगे। और एल का मतलब 6-6 महीने के आपके पार्ट काउंट किए जाएंगे। यानी किसी भाई की 30 साल की नौकरी है तो 6-6 महीने के उसमें कितने हिस्से हो गए, 60 हिस्से हो गए, तो 60 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी की 35 साल की है तो 35 दूनी 70 उसके हिस्से हो गए, तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे में जितने भी आपके 6-6 महीने के पार्ट आपके सर्विस के हुए हैं, जैसे किसी की 15 साल की है तो उसका जो है यहाँ पे 30 हो जाएंगे 6-6 महीने के पार्ट, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब अंतिम महीने का वेतन का 10% निकालेंगे, और उसको जितने 6-6 महीने के टुकड़ों में आपने जितने भागों में आपने ड्यूटी की है, जितने सालों की ड्यूटी रहेगा, उसके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे फिर से इन्होंने समझाया, देखिए यहाँ पे 1/10 तो ये आपने निकाल लिया, ये सभी जगह सेम रहेगा। 10 साल की अगर सर्विस है तो उसको 120 महीने हो गए, यानी कि 20 6 महीने के पूर्ण हो गए। 20 साल की नौकरी है तो 40 हो गए, 25 की नौकरी तो 50 हो गए, 30 की नौकरी तो 60 हो गए। तो ऐसे में ये जो है आपका कोर्स एक उस तरह से यहाँ पे बनती रहेगी, जो कि बहुत ही कम यहाँ पे आपको नजर आ रही है। रिटायरमेंट के ऊपर बहुत ही कम राशि आपको यहाँ पे मिल रही है इसके अंदर, यूपीएस के अंदर। अब देखिए दोस्तों, दोनों मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको जो है एकमुश्त राशि बहुत ही कम मिल रही है, जबकि एनपीएस के अंदर आपको मोटी अमाउंट यहाँ पे मिल रही है। अब पेंशन का ऐसा है कि मान लो आप 60 साल में रिटायर होते हो, तो आजकल जो है जो जीवन प्रत्याशा बहुत ही कम है, तो 60 साल के बाद में बहुत ही कम लोग जी पाते हैं, 2-5 साल मुश्किल से यहाँ पे जी पाते हैं। तो 5 साल की पेंशन के लिए मान लो आपके अभी एनपीएस के अकाउंट में किसी के भाई के पास 10 लाख है, 20 लाख है, तो ये अभी उसकी 30 साल की नौकरी बची है, तो 30 साल में ही ये जो 10 लाख 20 लाख अभी पड़े हैं, यही जो है करोड़ों के बाहर यहाँ पे हो जाएंगे। तो एक मुश्त राशि आपको बहुत अच्छी खासी एनपीएस के अंदर मिलने वाली है, और यहाँ पे आपको एक मुश्त राशि बहुत ही कम आपको यूपीएस के अंदर मिलने वाली है। पेंशन का ऐसा है दोस्तों, पेंशन का इसमें जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक पेंशन आजकल ले नहीं पाते। आप सभी लोगों को जैसे पता है कि 62 63 65 साल लास्ट यहाँ पे जीवन यहाँ पे रहता है, तो इतने कम समय में आपको जो है उस हिसाब से, और इतने में अगर आपको जो एनपीएस का पैसा मिलता है उसको भी आप कहीं एफडी उफडी करा दो तो भी आपको काफी अच्छा खासा रिटर्न वहां से मिल जाएगा, और आपका जो एनपीएस का 60% पैसा है वो भी आपके पास रहेगा, और 40% पैसा जो मार्केट में लगा है वहां से भी कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता रहेगा। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से यूपीएस और एनपीएस के अंदर बात करें तो मेरे को जो है एनपीएस बेहतर लगी। बाकी आपका सोचने का नजरिया अलग हो सकता है। यूपीएस में ऐसा है कि आपके यहाँ जो भाई इसमें फैमिली पेंशन भी है, तो आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपको पेंशन वगैरह आपकी फैमिली को भी 60% वगैरह है वो मिलती रहेगी, काफी सारी चीजें हैं। तो जिनको पेंशन वगैरह चाहिए रिटायरमेंट के बाद में वो यूपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनको एकमुश्त यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा एनपीएस के अंदर तो वो जो है
एकमुश्त अमाउंट अपना लेके और उसको कहीं भी निवेश करके वहाँ से रिटर्न वगैरह कमा सकता है। कई सारी चीज़ें हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। बाकी मेरे को काफ़ी हद तक यहाँ पे एनपीएस यूपीएस से काफ़ी बेहतर लगी और मेरे को जो है यहाँ पे मौका मिलेगा तो मैं एनपीएस की तरफ यहाँ पे रुख करूँगा। बाकी दोस्तों अभी और जो है 1 महीने का समय है, इसमें और अपन इस पे डिस्क्राइब विस्तार से चर्चा करेंगे, सभी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। बाकी फिलहाल अभी जो है देखते हुए मेरे को एनपीएस जो है यूपीएस से बेहतर यहाँ पे नजर आ रही है। तो मैं अपने हिसाब से मैं अब जो है एनपीएस यहाँ पे चुनने वाला हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से यूपीएस देख सकते हैं, एनपीएस देख सकते हैं, जो आप अपने हिसाब से जो है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन क्या चुने। आप में से कई सारे साथी ऐसे होंगे जो यूपीएस को भी चुनेंगे, कई सारे साथी ऐसे होंगे जो एनपीएस में भी बने रहेंगे। तो ये थी दोस्तों, यहाँ पे आप अपना खुद का जो है सही विवेक से आपको देखना है कि मेरे को जो है यहाँ पे पेंशन चाहिए या फिर मेरे को जो है एक मुश्त मोटी अमाउंट यहाँ पे चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें आपके सामने है। और ये पेंशन जो है ऐसा भी नहीं कि आपने मान लो 25 साल की नौकरी बाद वीआरएस ले लिया, आपकी 30 साल की नौकरी थी, तो आपकी जो यूपीएस के अंदर पेंशन स्टार्ट होगी वो यहाँ पे पूरी 60 साल के होने के बाद ही। 60 साल से पहले भले आपने 50 साल में वीआरएस ले लिया, लेकिन आपकी पेंशन जो चालू होगी वो 60 साल से ही होगी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। कई सारी चीज़ें हैं, इस गजट को आप अच्छे से पढ़ लेना है। इसके ऊपर काफ़ी मैंने वीडियो बनाते हैं, इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।